I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India. हम लोगों ने शुरू से कह दिया था कि यह बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है, तो चाहते क्या आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? मैं तो इतना कहूँगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। They have also taken some elements from our manifesto, particularly the apprentice scheme. I think this budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana. इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। अरे ये तो कुर्सी बजा बजट है। नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मोदी की तीसरी सरकार में देश का पहला बजट आ गया है। बजट को लेकर विपक्ष की दो सबसे बड़ी आलोचना रही है। ये नकलची बजट है, ये कुर्सी बजाओ बजट है। बस यही दो रिएक्शन है विपक्ष से। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मोदी के बजट को लेकर ऐसी आलोचना पहले कभी हुई। कांग्रेस का दावा है कि 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र की पहली नौकरी पक्की योजना का कॉपी पेस्ट है। पहली बार नौकरी पाने वालों को 3 किश्तों में 15,000 डीबीटी ट्रांसफर होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में। और बजट में एंजल टैक्स को समाप्त करने को भी कांग्रेस अपना ही आइडिया बता रही है। उधर बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को भले स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हो, लेकिन आंध्र को स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत 2024-25 में 15,000 करोड़ की घोषणा हुई है। इससे अमरावती को आंध्र की राजधानी के तौर पर विकसित करने का चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से सांसें ले सकेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए फंड और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को पूरा करने की वित्तीय मदद का ऐलान भी हुआ है। इसके अलावा बिहार के लिए पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर और बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे के अलावा बक्सर में गंगा के ऊपर 2 लेन ब्रिज के बनाने जाने को एक स्वीकृति मिली है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ की घोषणा हुई है। गया, राजगीर, नालंदा में टूरिज्म के लिए विकास परियोजनाओं की घोषणा भी आज बजट में हुई। साथ ही बिहार को कोसी की बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज समेत कई ऐलान हुए। सवाल पब्लिक का है, दोनों राज्यों की लंबी समय से चल रही मांगों को पूरा करने का ये ऐलान मोदी सरकार की मजबूरी का फैसला है या मजबूती का फैसला है? बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में न्यू रेजिम के टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे 17,500 रुपए सैलरीड क्लास सालाना बचा सकेगा। क्या मिडिल क्लास के लिए ये थोड़ा है? जरूरत बहुत ज्यादा है? क्या नीतीश नायडू सेट तो मोदी की टेंशन खत्म? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और सवाल यह भी पूछ रही है कि क्या यह वाकई मोदी का पहला अलायंस बजट है? सवाल पब्लिक का आज यही है। दो 2024 के चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव के बाद मोदी सरकार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली घोषणा 2 लाख करोड़ से 5 स्कीमों में पीएम पैकेज के तौर पर हुई। इससे 5 साल में लगभग 4 करोड़ युवाओं के रोजगार का अनुमान बताया गया है। बजट से सोना, चांदी, कैंसर दवाएं, मोबाइल, सी फूड,
लेदर प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, प्लास्टिक, केमिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, गार्डन अम्ब्रेला जैसी चीजें महंगी हुई हैं। हायर एजुकेशन में 10 लाख तक का लोन 3% ब्याज पर मिलेगा और तमाम इस तरह की चीजें कही गई हैं। उधर शेयर बाजार से मिलती हुई आय पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। कांग्रेस स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और ट्रांसपोर्ट बजट घटने का आरोप भी लगा रही है। सुनिए बजट को लेकर क्या विपक्ष को कुछ काम का नहीं नजर आया। सुनिए विपक्ष के ये बयान। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है, इलेक्शन में के पहले की गारंटीज की बात। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही नहीं, सब छुप गई। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र के प्रदेश के जो उनके एक दल के नेताओं ने सरकार बनाई है, स्वाभाविक है उनकी कुछ मांग रही होंगी, उन मांगों को बजट में पूरा किया गया है। अब किसी दूसरे को सरकार बनानी है तो उससे बड़ी जो मांग होगी उसको पूरा करें। बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. कॉपी पेस्ट का काम करने की कोशिश हुई है, कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो मैं कहता हूं कि ये भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाले डिस्कोर्स के बाद अगर हमें हमारा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा तो पूरा एक्नॉलेज भी करते। देखिए बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। बजट से विपक्ष निराश है, दिशाहीन बता रहा है, लेकिन कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट भी कह रहा है। भाई दोनों बातें एक साथ क्या कही जा सकती हैं? अगर कॉपी पेस्ट है तो यही आपकी दिशा, यही आपका विजन था, और अगर मोदी उसे चला दें तो आपको तो खुश होना चाहिए। इस बीच पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को बजट में अनदेखा किए जाने के आरोप लगातार विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कल भी इंडिया गठबंधन के संसद बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रहेंगे। उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बजट में यूपी को खास कुछ नहीं मिला। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। क्या विपक्ष बजट को लेकर रीजनल सेंटिमेंट्स भड़काने की कोशिश कर रहा है? खैर, ये बजट ऐसा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज वाला राजनीतिक सुर गायब होने की उम्मीद की जा सकती है। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं आंध्र और बिहार के साथ प्यार मोहब्बत के बारे में। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था कि या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए। कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है। साफ है कि बजट से नीतीश
हरीश नायडू का एनडीए से मनमुटाव होने की विपक्ष की एक और उम्मीद आज धराशायी हो गई। बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग को शक्ति देने वाला बताया है। उनके मुताबिक ये बजट गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि आज से 5 महीने पहले फरवरी में टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसलों का ऐलान किया था। सुनिए ये बयान। तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो आज सवाल पब्लिक का, बजट में आंध्र और बिहार को विशेष मदद मोदी सरकार की मजबूती या मजबूरी है। नकलची बजट, कुर्सी बचाओ बजट, विरोध में कुछ और नहीं मिला तो विपक्ष खींच उतार रहा है। क्या बजट से तीसरे टर्म में और बड़े फैसलों के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का रोड मैप दिखा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हमारे साथ अभिषेक मिश्रा है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, नवल किशोर यादव प्रवक्ता है आरजेडी के, नीरज कुमार प्रवक्ता है जेडीयू के, कृष्ण प्रसाद सांसद है टीडीपी के। लेकिन पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं। और तहसीन पूनावाला जी, आज कुछ और नहीं मिला तो बस यही कि नकलची बजट है, कट पेस्ट बजट है और अगर कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि आंध्रा और बिहार को दे दिया। अरे भैया, अगर कट पेस्ट बजट है तो फिर तारीफ कीजिए, क्योंकि आपके आइडिया हैं, आइडिया तो अच्छे ही होंगे और अगर उन्होंने ले लिए तो अच्छे आइडियाज को वो आगे लेकर जा रहे हैं, तो आपको तो हर हाल में खुशी होना चाहिए। नमस्कार नाविका जी, खुशी होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात का दुख है कि कुछ आइडियाज़ को ही लिया, सारे आइडियाज़ को नहीं लिया। सरकार और कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्यों को उन्होंने उनके साथ उन्होंने उनकी ज़्यादा मदद करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ उस राज्य को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मैं बजट को संक्षेप में आपके दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। आप पैसे कमाओ तो भाजपा टैक्स लेगी, पैसे खर्च करो तो भाजपा टैक्स लेगी। आप पैसे ना कमाओ ना खर्च करो, आप इन्वेस्ट करते रखो, कम समय के लिए रखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेगी, आप लंबे समय के लिए रखो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेगी। आप आपकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी हो बेचो तो उस पर वो टैक्स लेंगे। आप अगर जिंदा रहो तो आप हेल्थ प्रीमियम भरो तो उस पर टैक्स लेंगे। आप जिंदा लेने के ऑक्सीजन लो तो उस पर टैक्स लेंगे। मर जाओ तो कफन पे टैक्स लेंगे। भाई टैक्स ही टैक्स लेते हैं और टैक्स के ऊपर सेस लेते हैं और सेस के ऊपर एडिशनल टैक्स लेते हैं। भाई टैक्स मिडिल क्लास को क्या दिया? जो मिडिल क्लास बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट करती है, मिडिल क्लास को इस बजट में, टाइम्स नाउ ना भारत के व्यूअर्स को इस बजट में ठीक उतना ही मिला है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शून्य। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। अगर इनको ये लगता है 17,500 का रिलीफ मिडिल क्लास को देते सालाना और 2,000 महीने का रिलीफ देते, इससे मिडिल क्लास खुश हो गया, तो इससे ज्यादा दुख भरी चीज इस बजट का कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इस देश में, मिडिल क्लास को भाजपा ने बार बार ठुकराया और आज भी इस बजट पे ठुकराया उन्होंने। शहजाद पूनावाला जी, आपने सबको ठुकरा दिया, जो भी इनसे लिया वो कम लिया, ज्यादा लेते तो बेहतर होते। प्लीज जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जब कहा कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो से कॉपी पेस्ट किया है, उससे 1-2 लाइन ऊपर पता है क्या लिखा? कि ये प्रो क्रूनी बजट है। मतलब कि वो कहना चाह रहे कि उनका मैनिफेस्टो प्रो क्रूनी कैपिटलिज्म था क्या? देखिए, पूरा पढ़कर नहीं आते तब ये समस्या हो जाती है। अब तहसीन पूनावाला ने बोला पूरा पढ़ लेते हमारा तो अच्छा काम करते। तहसीन, आपने तो कुछ टैक्स नहीं लगाया ना, तो कर्नाटका में पानी, डीजल, पेट्रोल, सिनेमा के टिकट, बस के फेयर, मिल्क, सारे दाम आपने टैक्स बढ़ा दिए उस पर।
आपने तो वहां पर क्या क्या फ्री देने का वादा किया था और वहां पर जाकर आपने टैक्स बढ़ा दिए। कम से कम हमने पूरा नहीं पढ़ा, आपने तो पूरा पढ़ा था ना अपना मैनिफेस्टो, तो कर्नाटका में खटाखट उसको लागू कर देते। अब इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को मिला क्या है। नाविका जी, मिडिल क्लास को अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती और 10 लाख तक की इनकम होती तो 20% टैक्स भरना पड़ता। आज 7.5 लाख 7.75 लाख की इनकम है तो 0% टैक्स देना पड़ता है। मोदी जी की सरकार है। आज गोल्ड हो, मोबाइल फोन हो, कैंसर की मेडिसिन पर दाम कम हुए हैं। आज एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए 4 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट का अलग अलग तरीके से उनको अवसर मिलेगा। जो पहले 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दी थी उसमें 4 करोड़ और जोड़े जाएंगे। ELI स्कीम शुरू की गई है। आज सुबह ही नाविका जी आप अपने बच्चे के बारे में बता रही थी, आज उसी को सुनते हुए एक तरीके से निर्मला जी भी ने आपकी सेंटिमेंट को पकड़ा होगा कि एजुकेशन लोन पर 3% का सबवेंशन दिया जाएगा। आज जिस प्रकार से इनको पूछिए कि 2014 से पहले 1 GB डेटा जो है ना वो 300 रुपए का आता था। एक फैमिली को 45,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज 1500 रुपए में 150 GB वो ले सकते हैं। जन औषधि केंद्र जो 10,000 बने हैं उसमें दवाइयां 90% के डिस्काउंट पे मिलती है। आज 1 करोड़ अर्बन एरिया में हाउसिंग बनेंगे। क्या ये मिडिल क्लास का बेनिफिट नहीं है? पर मैं आज फिर से बताना चाहता हूं, देखिए आज का जो बजट है वो बजट का थीम ही एम्प्लॉयमेंट है। E for education, M for MSME, P for productivity, L for land, A for opportunities, Y for youth, M for middle class, E for energy security, N for new generation reform and T for technology। ये एम्प्लॉयमेंट के थीम के साथ आज हमने सर्वस्पर्शी बजट दिया है। और तहसीन पूनावाला से आखिरी बात पूछना चाहता हूं क्योंकि इतना चिक कर बोल रहे थे। एंजल टैक्स तो हमने निकाला, लादा किसने था? चिदम्बरम जी ने। और तहसीन पूनावाला आपने बोला महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। महाराष्ट्र को इस बजट में कितना पैसा दिया गया है जरा पूरा कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। आपको पता है फिगर? मैं आपको बता देता हूं। अब सुन लीजिए, बिहार के विषय में जो बोला जाता है पता है आपको नाविका जी? बिहार के विषय में 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार ने 2,75,000 करोड़ दिया था। हमने 14 से 24 के बीच में 9 लाख करोड़ दिए बिहार को। केवल कोई बजट का मामला नहीं है। और महाराष्ट्र का मैं आपको बता दूं, आपको एम्बैरस नहीं करना चाहता हूं, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के हिसाब से भी महाराष्ट्र को 78,786 करोड़ प्लस 70,000 करोड़ का पोर्ट प्रोजेक्ट भी है। वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र से ज्यादा है। इसका मतलब हम चुनाव के लिए नहीं, हम देश की प्रगति के लिए काम करते हैं, वरना हम वेस्ट बंगाल से ज्यादा महाराष्ट्र को दे देते। इसका मतलब ये है कि हम चुनाव के लिए नहीं, हम देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी आज इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं गई, ऐसा सुनने में आया। तो पहले तो मैं पूछूं, नाराज आप किससे हैं? आप बीजेपी से नाराज हैं कि कांग्रेस से नाराज हैं? लेकिन दूसरी बात यह कि अगर बिहार को मिल रहा है या आंध्र को मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? ये क्या देश के राज्य नहीं है? यहां प्रगति नहीं होनी चाहिए? और बाकी राज्यों की बात जो है वो पूरी बजट में लिखी हुई है, ये बोलकर वित्त मंत्री ने सुना दिया, तो इतनी टेंशन क्यों हो गई है विपक्ष को? नाविका जी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के वो भी राज्य हैं और उनको जो मिला उसमें हमें कोई ये आपत्ति नहीं कि उनको क्यों मिला। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बाकियों को क्यों नहीं मिला। उत्तर प्रदेश को भी मिल जाता, जैसे आपने इतने सारे एक्सप्रेसवेज या बजट से के थ्रू फंडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिहार को दिए, आंध्रा को दिए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को मिल जाता। उत्तर प्रदेश पे नजर इनायत तो पिछले 10 साल में नहीं हुई, तो हमारा यह था कि भाई उत्तर प्रदेश को मिल जाता। सबसे हमारा कोई वी आर नथिंग अगेंस्ट एनी अदर स्टेट। बिल्कुल निश्चित रूप से जिसको मिला है वो तो उनके मजबूरियां, हमने ये नहीं कहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, हमने सिर्फ ये याद दिलाया कि क्यों मिला। आखिर आज तक 2014 की डिमांड थी अमरावती की, तो टीडीपी की, आपको याद होगा, इसीलिए वो कोalition से वॉकआउट भी उन्होंने किया था। 10 साल के इंतजार के बाद आज क्यों मिला? क्योंकि सरकार डिपेंडेंट है उन दोनों पार्टनर्स पे, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें उसमें कोई वो शिकायत नहीं हम कर रहे कि आपने क्यों दिया। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात आई, अनविका जी, अभी बहुत बड़ा डेटा पे ELI की बात की गई। हमको 2 चीजें याद रखनी चाहिए जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स है। ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स तब होंगे जब एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट है कहां? आप मुझे बताइए, आज की तारीख में हर सेक्टर में फायरिंग का काम चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां निकाली जा रही हैं, लोगों को फायर किया जा रहा है, लोगों को घर भेजा जा रहा है। सरकार में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। और जो एक अभी आपने डेटा कोट किया, बीजेपी की तरफ से डेटा आया था, 4 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वैसे तो नौकरी नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप है जिसमें 5,000 रुपए की बात की गई है। इससे एक जुड़ा मेरा छोटा सा सवाल है, नविका जी आप जोड़ के देखिएगा, इसका कैप रखा गया है 500 टॉप कंपनीज के लिए। तो 4 करोड़ 500 टॉप कंपनी से डिवाइड करेंगे मोटा मोटा तो लगभग 8,000 इंटर्न्स आते हैं।
मुझे नहीं पता कि इस देश की कौन सी ऐसी कंपनी है, आप भी एक बहुत बड़ी कंपनी से समूह से जुड़ी हुई है, टाइम्स ग्रुप बहुत बड़ा एक ग्रुप है इस देश का, क्या वो 8,000 लोगों को इंटर्नशिप देने को तैयार है? हो सकता है हो, ईश्वर करी जरूर दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और प्लस वो कंपनियां जो लार्जेस्ट 500 कंपनीज हैं वो हाईली कैपिटलाइज कंपनीज है, हाईली ऑटोमेटेड कंपनीज है, हाईली कंप्यूटराइज कंपनीज हैं, जिनमें कैपिटल इज टू एम्प्लॉय का रेशियो हमेशा नेगेटिव होता है एमएसएमईज के मुकाबले या बाकी कम कैपिटलाइज, कम इंडस्ट्रियलाइज, कम ऑटोमेटेड कंपनीज के मुकाबले। तो 8,000 इंटर्नशिप, मुझे नहीं लगता इसका प्रोसीजर क्या रखेगा। मुझे लगता है बीजेपी वाले शायद इसका जवाब दे सकते होंगे कि क्या वो मैंडेटरी किया जाएगा। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, ये 4 करोड़ एक साल में तो नहीं है, ये ओवर 5 इयर्स है। तो शहजाद पूनावाला जी समझा। मैं अभिषेक जी मेरे अच्छे, मतलब मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूं, पर अभिषेक जी आज मैथ्स में गड़बड़ हो गई। वैसे आप अगर 4 करोड़ को 500 से डिवाइड करते तो 80,000 होते हैं, 8,000 नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो सर सुन लीजिए, एक साल में अगर 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, सर सुन लीजिए, सर आपका मैथ्स और डेटा दोनों रॉन्ग है, एक एक करके सर। सर यू कांट। चलिए एक मिनट अभिषेक जी, सुनना पड़ेगा। पहले जो आपने सवाल उठाए उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आपका काउंटर होगा तो जरूर आपको समय। देखिए सर, पहले तो आपकी मैथ्स गलत थी, मैंने आपको वो करेक्ट करा दिया। 8,000 80,000 आपके कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। दूसरी बात, आप पढ़ नहीं पाए बजट शायद ठीक से। 1 करोड़ को इंटर्नशिप देने की बात है, बाकी के जो 3 करोड़ अफसर है वो सारी जो चीजें हैं वो इंटर्नशिप के नहीं, वो अलग अलग ELI स्कीम्स है। चलिए छोड़ देते हैं उस विषय को, आपकी शायद जानकारी पूरी नहीं होगी। पर 2 चीजों पर मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। आपने एक्सप्रेसवे की बात की। सर अभिषेक जी ऐसे इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप पूरी सुन लीजिए। हमने तो पूछा ही आपसे, आप सरकार चला रहे हैं, आपको बताना होगा। डिबेट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। वो इतने भले व्यक्ति है, सुनना चाहिए ना उनको। आपने एक्सप्रेसवे की बात की, प्लीज गो। नाविका जी आपने एक्सप्रेसवे की बात की, अभिषेक जी ने अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे केंद्र ने उत्तर प्रदेश को दिए हैं। ये चल रहे या बन चुके हैं? दूसरी बात, रोजगार के विषय, इंटर्नशिप उस पर भी आ रहा हूं। इन्होंने बोला इंटर्नशिप का देंगे जब रोजगार नहीं देंगे। सर प्लीज सर प्लीज पूरा सुन लीजिए। आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई की क्लेम्स रिपोर्ट, 12,500 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए थे। आपके समय में 2.5 करोड़ थे, यूपीए के जमाने में। एसबीआई की, उसके बाद एसबीआई की रिपोर्ट आई है, पिछले 4 साल में 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ईपीएफओ का डेटा 16 करोड़ था जब आपने छोड़ा 2014 में सरकार, आज 28 करोड़ है। मुद्रा लोन 44 करोड़, उसमें से 1 जॉब आउट ऑफ 4 लोन्स भी कर लो तो कैलकुलेट कर लीजिए, छोड़ देते हैं उसको भी। 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री थी, आज 200 है। जॉब्स बढ़ी होंगी कम हुई होंगी। 95,000 किलोमीटर हाईवे था, आज 1,50,000 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर के रेट पे बनता था, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। बड़े होंगे जॉब्स, कम हुए होंगे। 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 27 सिटीज में मेट्रो है। बड़े होंगे जॉब्स, कम हुए होंगे। अभिषेक जी आप एक भले इंसान हैं, आप केवल कांग्रेस की देखा देखी में इस प्रकार से गणित में और फैक्ट्स में गड़बड़ मत करिए। लेकिन सवाल यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरह से नौकरियों की जो कमी है वो विपक्ष ने उजागर की। और आज अगर बजट आया है आपकी सरकार का, शहजाद पूनावाला, और उसमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अगर सेंट्रल थीम है तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर थे, इसीलिए आपने उसको एड्रेस किया है। एक ही वाक्य में इसका जवाब दूंगा। नाविका जी, इन्होंने कर्नाटका में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। तहसीन से पूछे कितनी नौकरियां भरी। हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी बोला था। तेलंगाना में 2 लाख सरकारी नौकरी बोला था। वहां पे नौकरी मांगने गए तो लाठी से पीट दिया। तो अभी आपने झारखंड में देखा ना शिक्षकों को कैसे पीटा, एसपीओ को, पुलिस ऑफिसर को पीट दिया। अब मैं पूछ रहा था तो हम तो सीख लिए ना, आप क्या सीखे? आपने कितनी नौकरियां दी? आप सीख गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कृष्णा प्रसाद जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये बजट कहीं ना कहीं ये बजट है जो कुर्सी बचाओ बजट है, तो मैं आपको पूछना चाहती हूं, अगर ये कुर्सी बचाओ बजट है तो पहले जब यूपीए की सरकार थी उसने तमिलनाडु को दिया अगर 2009 में, तो क्या ये यूपीए की सरकार दे रही थी तो क्या कुर्सी बचा रही थी? तमिलनाडु को तिरुपुर में 0 लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम दिया और 200 करोड़ आवंटित किए। उस वक्त डीएमके की सरकार थी और यूपीए के अलायंस के पार्टनर थे, तो ये क्या कुर्सी बचाव था? और ग्रीन रेवोल्यूशन में 2010 के ही बजट में पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल को
लगभग 4000 करोड़ आवंटित हुए। झारखंड में सरकार जेएमएम की थी, पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की थी, यूपीए के अलायंस पार्टनर थे, तो तब भी क्या कुर्सी बच रही थी? आज जो ये लोग आंध्र और बिहार पर सवाल उठा रहे हैं। नाविका जी नमस्कार, आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाई हैं और जो विपक्ष में जो बोला जा रहा है आज ये है कि जो आज का जो बजट ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो पेश किए हैं, ये बजट एकदम प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, इंक्लूसिव बजट है। इनसे स्टमक किया नहीं जा रहा है। अब सिर्फ विपक्ष करना है, क्रिटिसाइज करना है तो कर रहे हैं। से कॉपी एंड पेस्ट, व्हाट इज कॉपी एंड पेस्ट? एवरी गवर्नमेंट विल इवॉल्व ऑन द ओल्ड बजट। अभी अब देखेंगे क्षेत्र की बात आती है, क्षेत्र की बात आती है। आंध्र प्रदेश 2014 में जब राज्य बना है, ये सब उसी समय आना था। जो वहां से डेवलपमेंट जब शुरू हुआ है, उस डेवलपमेंट को 2018 के बाद में काफी कुछ पीछे चला गया डेवलपमेंट। तो अभी बूस्ट चाहिए था, अभी बूस्ट मिला है। दिस इज अ फॉरवर्ड वे थिंकिंग। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू, अभी हमको ये देखना है कि बेसिकली बजट में मेजर थीम क्या है। मेजर थीम क्या है? गरीब, युवा, महिला, इन लोगों को लेके और अन्नदाता, ये मेजर थीम है। ये मेजर थीम उसको वो बजट में वो सबसे बड़ा अंश वो है। उसके बाद में हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट की बात जो है बजट में जो पेश किया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। वो सब कुछ छोड़ के एक छोटी सी बात को पकड़ के, जहां से अब देखिए आंध्र प्रदेश राज्य जो है, जो नया राज्य है, इट्स अ लेटेस्ट स्टेट इन द कंट्री। वहां पे कैपिटल सिटी नहीं है, देयर इज नो कैपिटल सिटी फॉर द स्टेट। कभी ना कभी तो एक कैपिटल सिटी बनाना है। तो अभी मौका आया है, खास करके जबकि श्री नारा चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन के फिर से आए हैं। अगर इनसे नहीं होता तो फिर आंध्र प्रदेश पब्लिक को, तेलुगु पब्लिक को कैपिटल सिटी नहीं रहेगा। तो आज ही करना है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छी बात है ना। हाँ, इसको प्रशंसा क्यों नहीं करते? अगर राज्य बनाया कांग्रेस पार्टी ने और तब फंड्स नहीं दिए और एक कैपिटल सिटी नहीं बनाया, तो अब बन रहा है, तो दिक्कत क्या है? तो रीजनल डिमांड जिसको आप कह रहे थे, वो बिहार का ओरिजिनल डिमांड है। इसीलिए अब बिहार को विकसित करने के लिए सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा नहीं, उसको विशेष पैकेज भी चाहिए। अब मिला क्या? न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न पैकेज मिला। जिस चीज को आप मान कर देख कर करें कि बहुत कुछ मिल गया बिहार को, वो तो बहुत ही खोखला वादा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मालूम भी है। पिछले 20 साल से जो रट लगाए हुए हैं, उनको उनके विषय में क्या कहा जा सकता है? उनको तो लगता था कि बिहार में नौकरी दी नहीं जा सकती है। कैसे दोगे नौकरी? कहां से दोगे नौकरी? उनको बताया गया ना कि 5 लाख नौकरी दी जा सकती है। उनको बताया गया कि बिहार का विकास कैसे हो सकता है। तो अगर बिहार के विषय में वास्तव में सोच होता, जिस बिहार ने लगातार एनडीए को या बीजेपी को समर्थन दिया है, इस बार भी 30 सीट मिला है, लेकिन किया है क्या आपने उनके बिहार के लिए? बिहार को सबसे बड़ा पलायन प्रदेश बनाया, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बनाया, शिक्षा सबसे नीचे है, स्वास्थ्य सबसे नीचे है। नीति आयोग का कई सारे रिपोर्ट में आपने देखा कि फिसड्डी राशि घोषित किया। उसके बावजूद भी अगर आपको यह देकर इस तरह के वायदे करने हैं, बजट में जो कह रहे हैं 26,000 करोड़ दिया, 1,25,000 करोड़ तो आरा के जनसभा में भी कह के आए थे। क्या हुआ विकास का? और उस तरह का विकास जो आप करते रहे हैं। इतने सालों से आपकी सरकार थी, तब ये सब याद नहीं आया, सब कुछ अभी याद आ रहा है। नीरज कुमार जी जवाब दे दीजिए। आज नवल किशोर यादव जी बड़े उत्तेजित हो रहे हैं कि आपने बिहार को पीछे धकेल दिया। नहीं, सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को हम बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बिहार के हित का ख्याल रखा और राजनीतिक नजरिया साफ हुआ। आप माननीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का और संजय राउत का बयान देखिए। इन लोगों ने यह साफ तौर पर कहा, बिहार का अपमान किया, कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है यह सहयोगी को खुश करने के लिए, राजनीतिक अर्थ। दूसरा सवाल यह है, मेरा यह सवाल है, पॉइंट है,
एक तरफ राबड़ी देवी कह रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि झुनझुनना है, और दूसरे तरफ इंडी गठबंधन के घटक दल बोल रहे हैं कि सहयोगी को खुश करने के लिए है। अब मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से, नाविका जी आपके माध्यम से, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ उसके पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विशेष राज्य के दर्जा के मानक तय करता था। उस मानक में क्या था? पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए और आदिवासियों की आबादी होनी चाहिए। उस समय तो बिहार और झारखंड एक था, तो उस समय ज्ञान नहीं हुआ था? क्यों नहीं मांगा था बिहार को विशेष दर्जा? अरे तो नीतीश कुमार जी ने इसको सर्वानुमति बनाया, और आप जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो आप तो बिहार में राज कर रहे थे, तो आप बना रहे थे बिहार में 105। अरे रुकिए, सुनिए पूरी बात, मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मैं इसे नहीं बोलता हूं, जिम्मेवारी से बोलिए। अरे नीरज जी, बोलिए कि क्या यह सही है? अरे झूठों के साथ रह के झूठ मेडिकल बोलना कॉलेज सीख गए आपने हो। 15 वर्ष में नहीं खोला? चरवाहा विद्यालय आप चला रहे थे 4.5 रुपया महीना पर, और हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना पर। लोगों को अंतर नहीं पता है। चरवाहा विद्यालय कैसे आप कह रहे कुछ नहीं मिला, आप पिछड़ा विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आपको क्या पता है? आपको पता क्या है चरवाहा विद्यालय के विषय में? अरे आप आपसे बड़ा दलित विरोधी है। अरे नरसंहार कराए हैं ना आप दलितों का, दलितों का नरसंहार कराए ना। दलित को विधानसभा का स्पीकर बनाया कभी? दलित के हाथ में कभी राष्ट्रीय झंडा दिया? अरे तेजस्वी यादव कहाँ है, ये ना बताइए। अरे कौन? और ये बोल रहे थे कि 1,25,000 करोड़ का बजट। अरे मैं आपको बताइए, आप बताइए ना कि किसका पैर क्यों पकड़ते हैं, किसी का हाथ और पैर क्यों पकड़ते हैं? वो कौन सा दिन आ गया है? हाईवे के विकास के लिए कितना भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। मिल गए ना मिट्टी में, आपके साथ पूरा देश देख लिया ना। कभी आप चरवाहा विद्यालय वाले हैं, और दूसरे को अब बताइए 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय बना रहे भी नहीं हो तो, और हम बना रहे, हम पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना में, 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। चरवाहा विद्यालय बता दीजिए, तेजस्वी यादव का नाम लिखवा दिए थे लालू जी। इंजीनियर चीफ मिनिस्टर है भारत? मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव का नाम। किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, प्लीज, हम लोग पर्सनल नहीं होंगे, मुद्दे पर बात करेंगे, संयम से बात करेंगे, पार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बंटवारा जब झारखंड और बिहार का हुआ था तो सरकार किसकी थी? आप तो यूपीए के घटक दल थे, तब क्यों नहीं मांगा कुछ? सरकार ने मांग किया था तो क्यों ठेंगा मिला? काहे नहीं मिला? क्यों नहीं दिए आप तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी? क्यों नहीं? क्यों नहीं दिया तब? देखिए 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड में अपनी बात रख लूंगा। नवल जी सोच समझ के बोला करें। आप किसी को दलित विरोधी कहते हैं ना, सोच समझ के। कर्नाटका सर प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने का भी आपको थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा। चरवाहा यूनिवर्सिटी के तो नहीं है ना प्रोफेसर, आप पॉलिटेक्निक के हैं तो ठीक है, वैसा ही बिहेव कीजिए आप। सुन लीजिए आप, ऐसा है, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, क्या तरीका है भाई? आप प्रोफेसर है क्या है? बैक बेंचर है आप तो, प्रोफेसर का कभी परिचय नहीं देते। नाविका जी देखिए आप नवल किशोर जी, आप सबके बीच में तो नहीं बोल सकते ना, ये इनकी आदत ही यही है, घुसपैठी है। आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, इतने तो आपके सांसद नहीं है जितना समय आप मांग रहे हैं। एक मिनट, एक करके देखिए, मैं 20 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा जी, 20 सेकंड आप कहें। पहले तो दलित विरोधी वो होते हैं जिन्होंने 14,000 करोड़ दलितों का ट्रांसफर कर दिया कर्नाटका में, और 65 दलित मारे गए तमिलनाडु में, तो एक मुंह से शब्द नहीं निकला। पर 2004 से 14, नवल जी आपसे सवाल है, बिहार को कितना यूपीए ने पैसा दिया, और स्पेशल स्टेटस पर कैटेगोरिकली 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा? जवाब दीजिए। 4 से 14 में क्या ले गए थे यूपीए सरकार? 14 से 24 का बार बोलते हो प्रोफेसर कैसे बना? तुम्हारा बाप बना सकता है? अरे भाई नहीं बनाना, मेरे बाप को बनाना नहीं है। मैंने तुम्हें प्रोफेसर कैसे बनाने, मैंने बोला प्रोफेसर हो। अरे तुम्हारा बाप तुमको नहीं बना सकता है, पार्टी बदलना सिखा सकता है। बस मैं एक मिनट शहजाद जी और नवल के बिल्कुल सही नहीं है। इसका बाप कौन है? चारा चोर, और इसके बाप ने तेजस्वी
माफी चाहूंगी, इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देता। नवल किशोर जी, नहीं, नवल किशोर जी, आपको बाप तक नहीं जाना चाहिए। हम सभ्य लोग हैं, हम उनके मरहूम, हम नहीं, आप माफी मांगना चाहेंगे उनके मरहूम पिताजी के बारे में, आप ऐसा मत कहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए नवल किशोर जी, माफी इसको मांगना चाहिए, आपको आपको मांगना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी को कैसे बैठाते हो? तुम्हारा माफ कीजिए, ये आपका प्रोफेसर आप किसी के मरहूम, आपके किसी के मरहूम पिताजी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूंगी, गुस्सा थूक दीजिए, आराम से बहस करिए, मुद्दों पर बहस करिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। सभ्यता में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, जनता देख रहे। लेकिन मेरे शो में ऐसा हुआ, शहजाद जी और तहसीन जी दोनों मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं माफी मांगती हूँ किसी के भी पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, पूजनीय पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, ये सही नहीं है। और मेरे शो में ऐसा हो मैं कतई नहीं चाहूंगी। जी, इसके बदले केवल एक चीज करवाइए, 2004 से 14 के बीच में बिहार को क्या मिला, जवाब दिलवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो जवाब अगर नवल किशोर जी थोड़ा ठंडा पानी पी लेंगे तो जवाब मांगूंगी, लेकिन पब्लिक के सवाल है। छाया सोनी का शाहडोल MP से सवाल है, अगर राहुल गांधी के हिसाब से ये मोदी का कुर्सी बचाओ बजट है, तो क्या ये बजट उनके लिए कुर्सी ना उम्मीद करने वाला बजट है? तहसीन पूनावाला, ध्यान से सुनिए। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, अगर नायडू और नीतीश कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी सरकार बना देते, तो क्या राहुल गांधी बजट में नायडू और नीतीश को मदद करने के एवज में झुंझुना पकड़ा देते? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, कांग्रेस ये बोल रही है कि बजट में हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट कर ली गई है, फिर तो बजट अच्छा होना चाहिए, लेकिन बजट ठीक नहीं है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जवाब देखिए, पूरे जो उनका मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो थोड़ी चीजों के लिए जिसकी वजह से उनकी तारीफ करते, लेकिन मैं बजट को वापस संक्षेप में समझाता हूं। अमित शाह के पुत्र जय शाह जिस बोर्ड में बैठते BCCI 17,000 करोड़ कमाता है, 0 टैक्स देता है। और आप अगर 7 लाख रुपया कमाते हो, आप 10% टैक्स देते हो। अगर आप हीरे खरीदते हो तो 3% टैक्स है, कफन लेते हो तो 18% टैक्स है। ये है ये बजट। मिडिल क्लास को मिला कुछ नहीं, मिडिल क्लास को देने कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को कुछ नहीं। अब वैल्यू की बात, क्या वैल्यू है BCCI को? 0 टैक्स, 17,000। अरे भैया, ओलंपिक में पैसे दे रहे हैं, वो कांग्रेस अपने फंड से देती है। कमाल है। BCCI in 21-22 has paid 1,159 crore in income tax. टैक्स कहाँ लगता है? अच्छा, अब आप इनको नहीं, नाविका जी एक सेकंड, मैंने एक सवाल, चलिए मुझे इनसे तो ज्यादा बैर नहीं है। 2004 से 14 भाई आपके इसलिए नहीं, क्योंकि ये अमूमन कांग्रेस ऐसी ही बातें करती है। बिहार के विषय में आज, और बिहार के लोग कान खोलकर सुने, 2,75,000 करोड़ यूपीए ने दिया, हमने 9 लाख करोड़ पिछले 10 वर्षों में दिया है। आज बिहार को उसका अधिकार का पैसा मिला तो कांग्रेस वाले बिहार को गालियां बक रहे हैं, ये बिहार को गाली दे रहे हैं। मेरे बाप को गाली दी, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे बिहार के लोगों को जो गाली दी ना नवल किशोर जी आपने, उसके लिए मुझे दुख होता है। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, तहसीन जी से पूछना चाहती हूं कि 2014 से पहले कौन सी चीज ऐसी थी जिस पर टैक्स नहीं था, और पहले का हाल क्या था? इसे ऐसे समझिए कि पहले गैस सिलेंडर 45 दिन में मिलता था, अब 24 घंटे में मिलता है। SK जैन का दिल्ली से सवाल है, कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी अपने बजट में हमारे मैनिफेस्टो से हमारी योजनाओं को चुराकर अपने नाम से लागू कर रही है। ऐसा है तो राहुल गांधी को तो तुरंत बीजेपी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए क्या? सवाल अभिषेक मिश्रा जी ये भी है, अगर आंध्रा और बिहार को कुछ मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी इतनी उत्तेजित क्यों है? नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नीति आयोग में नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या ऐसी बातों से देश चला करते हैं? क्योंकि देश कोई अलग आइलैंड तो है नहीं, देश में
अगर राज्य सरकारें होती हैं तो सेंटर साथ में होता है, दोनों का आपस में लेन देन होता है। इस देश के लोग क्या राज्य के सिटीजन होते हैं तो देश के सिटीजन नहीं होते? ये किस तरह की हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं? और अगर नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाती कोई सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें हैं, तो क्या उस राज्य के लोगों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? उनकी बात सामने रखेगा कौन? नाविका जी, ये तो जिस सरकार का फैसला है, मुझे लगता है आप उससे पूछे तो जायज होगा। मेरा ये कमेंट करना किसी पे भी जिसने क्या अनाउंसमेंट किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, उस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। हम जहां तक बजट की चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग वापस एक बार बजट पे आ जाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं इस बात पे। एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि किस वजह से बिहार को उसको दिया गया, जैसे भी दिया गया ठीक दिया गया। आपने किसी भी तरीके से किसी को मिले वो अच्छी बात। हमारी शिकायत सिर्फ इस पे है कि जो चीजें जरूरी हैं आज देश के, फॉर एग्जाम्पल किसान का मुद्दा है, हम किसान पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज किसान को एमएसपी का हमने ये वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, लीगल गारंटी देंगे किसान को कि आपको एमएसपी मिलेगी, बढ़ा करके मिलेगी। स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी उसके माध्यम से मिलेगी, और उसको बाकी जो फसलें नहीं है उसको भी लाया जाएगा। हम आज ये देखना चाहते थे इस बजट में। हम इसलिए इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, इसलिए बजट से निराश है, इसलिए इस बजट को विफल और फेल बजट कह रहे हैं, क्योंकि उस पर हमें कुछ देखने को मिला। जहां नौकरियों की बात, आपने देखा पूरा देश आंदोलित था। आज की अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा गुजरात में किस तरह भगदड़ मची, महाराष्ट्र में किस तरह भगदड़ मची कुछ नौकरियों के लिए। आज कहीं नौकरी दिलाना चाहें अगर कोई आदमी हो, नौजवानों में आज ये भाव हो गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो नौकरियों में हम देखना चाह रहे थे कि शायद कोई बड़ी घोषणा, जो अभी आपने वीडियो दिखाया प्रधानमंत्री जी का फरवरी से, तब से 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके उस बात को, कि वो एक फरवरी से जुलाई में 2 साल नहीं होता, 5 साल ही होते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, मुझे नहीं पता, गणित आपका जॉब्स में भी वैसा ही है जैसा महीनों को गिनने में आपने किया है। लेकिन शहजाद जी, सवाल सही है, जवाब एमएसपी पे और फिर जॉब से दोनों पे दे रहा हूं। अभिषेक जी, अभिषेक जी को पकड़ा, बाकी इश्यूज नहीं पकड़े। हाँ, नहीं, ये इन दोनों पर पहले जवाब ले लूं, फिर दोबारा समय दूंगी। इन दोनों विषयों पर पहले जवाब ले लें। अभिषेक जी, मैं बात पूरी कर दूं अपनी। अरे सर, ऐसे तो फिर डिबेट खत्म हो जाएगी। लिमिटेड पीरियड होता है, डिबेट है, गवर्नमेंट की संख्या आ जाती। आज रेलवेज में नौकरियां खाली पड़ी हैं। हम मैं इसका 2 का तो जवाब दे दूं, वरना तो ये उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। 4 साल की नौकरी थी। चलिए, ओके, ऑल राइट। एमएसपी पे अभिषेक जी दिल पर हाथ रख के बात कीजिएगा। आप बोले। एमएसपी पे आपने बोला कि सर यू हैव टू लिसन आल्सो सर। एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात की ना आपने। सर, आपके इंडिया अलायंस के केरल स्टेट में एमएसपी ही नहीं है। आपको पता है वहां पे एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होती। दूसरी बात, 1200 किसानों ने कर्नाटका में अभी आत्महत्या की। सर लेट मी कंप्लीट। सर पूरी हो जाने दीजिए। दिस इज नॉट दिस वे। नाविका बात खत्म करिए, बात खत्म करिए। मैंने पूरा लंबा सुना इनका। अरे भाई, पूरा सुना है। अभिषेक जी, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट भाई। आपको अपने समय पर बोलना है। अभिषेक, यू कांट कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट मी। आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। डिबेट के रूल्स भी होते हैं सर। 1200 किसानों ने कर्नाटका में पिछले, जो सवाल उसका जवाब दे दीजिए। अरे नाविका जी, ऐसे तो मेरी बात ही जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं तो सुन रहा था ना। जवाब दीजिए। एमएसपी केरला में पहली बात नहीं है, वहां पर कब लागू करवाएंगे एमएसपी? लीगल गारंटी छोड़िए, एमएसपी नहीं है। दूसरी बात, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की। पंजाब में एमएसपी मूंग दाल पर बोली थी, उन्होंने वहां पर खरीद की है प्राइवेट प्लेयर्स ने बिना एमएसपी दिए, क्योंकि वहां की सरकार ने 1 भी रुपए का एमएसपी से खरीदा नहीं है। आप बताइए अपनी सरकारों में क्या पूरा किया है? बिल्कुल सही सवाल है। हम ये ब्लेम गेम करते रहेंगे। लेकिन नीरज कुमार जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं एक बार मौका देना चाहती हूं नवल किशोर यादव जी को। नवल किशोर जी, मैंने तो कभी तेजस्वी जी को, लालू जी को, और मैंने बहुत लंबे समय एज ए रिपोर्टर लालू जी को एज रेलवे मिनिस्टर कवर किया है, बल्कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में 1991 से मैंने उन्हें देखा है यहां दिल्ली में, और 1996 से उनको कवर किया है। उन्होंने ऐसी भाषा कभी नहीं इस्तेमाल की। मैं फिर से आपसे एक बार दरखास्त करूंगी कि अपशब्द ना कहे जाएं, और अगर अपशब्द कह भी दिए, गुस्से में कभी कहे भी जाते हैं, तो माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। बिहार को इतना कुछ मिला है, सवाल उन्होंने पूछा, बता तो दीजिए 4 और 14 के बीच में क्या क्या मिला? नहीं नाविक,
नाविका जी अरे आप बात समझेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या बोला है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये बोले और किसी के व्यवसाय, आपको मैं बोलूं कि आपको एंकर कैसे बना दिया, क्यों बना दिया, आपको क्या बोलना है उसमें? आप बताइए। अगर ये बार बार ये आदमी यही बात बोलेगा, पता नहीं असली बात तो ये है कि कांग्रेस छोड़ के मैं यहाँ उन्होंने कहा आप बीच में जब बोल रहे थे उन्होंने कहा आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर की तरह बात करें ना, मुझे बोल लेने दीजिए, इतना कहा। कहूंगा कि मुझे बुलाइए, लेकिन जब भी कोई बकवास करेगा तो उसका जवाब बकवासी होगा, इससे कोई दो राय नहीं है कि उसको। नीरज कुमार जी यहाँ बकवास पर चर्चा है या बिहार पर चर्चा है, यहाँ देश के राज्यों पर चर्चा है, यहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ एक बही खाता लेकर बैठे हैं कि तुमने गलत बोला तो मैं भी गलत बोलूंगा। ये क्या देश को आगे ले जाने वाली सोच है? देने भी नहीं देते हैं। आप देखिए, बताइए कि विशेष राज्य का दर्जा पहली बार नहीं नाविका जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसके राजनीतिक अर्थ बजट के हैं कि यह स्पष्ट हुआ। माननीय राहुल गांधी जी का बयान निकालिए, अखिलेश जी का बयान निकालिए, संजय राउत का बयान निकालिए, ये तीनों बयान में कहा गया है कि सहयोगी को खुश करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा यह है आपके माध्यम से कि रघुराम राजन कमेटी तो यूपीए की सरकार के समय बना था और उस कमेटी ने ये माना कि बिहार से लेकर करके उड़ीसा के बारे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य पिछड़े हैं। और आज केंद्र सरकार ने अगर ये दिया है फ्लड के मामले में, अब नेपाल की नदियों का कहर बिहार पर आता है, तो ये बात तो आज केंद्र सरकार ने अगर इस दिशा में मदद करने की बात कही है तो ये हमारे लिए कोसी मिर्ची लिंक परियोजना आज से नहीं, हम लोग जब से सक्रिय राजनीति में तब से यह चर्चा चल रही थी। कोसी की त्रासदी हम झेलते हैं, अगर इसकी चर्चा हो रही है, अगर आवंटन हुआ है तो ये तो बिहार के लिए सुखद खबर है। अब बताइए, बोध गया इंटरनेशनली कितना महत्वपूर्ण जगह है। अगर वहां कॉरिडोर बनाने की बात हुई, विष्णुपद मंदिर वहां है, पूरी दुनिया से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। और केंद्र सरकार ने अगर ये कहा कॉरिडोर बनाएंगे तो अच्छी बात। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार 8वें स्थान पर है देश के अंदर में। हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म है बिहार में, राजगीर को मिला, नए नेशनल हाईवे, नए बने ब्रिज, गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर। नाविका जी, बिहार में या तो पुल बने या पुल बन रहे हैं। तो ये सारा जो 1,25,000 करोड़ का नहीं, 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज। लेकिन नवल किशोर जी सही से संतुष्ट नहीं है, उनको लेबल चाहिए, अंदर का माल नहीं चाहिए, उनको ऊपर का हेडिंग चाहिए और उनको ये नहीं देखना कि किसको कितना क्या मिला है। उनको पॉलिटिक्स करनी है, उनको पॉलिटिक्स। मुझे एक लाइन, बिहार डज नॉट नीड एनी स्पेशल पैकेज। ये चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट 2006 का। मुझे एक काउंट, चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है नवल जी। बिल्कुल, आज समय बस यही तक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति में राज्यों के जो इंटरेस्ट हैं और राज्यों के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उस पर राजनीति सही है? और सवाल ये भी है कि आज अगर विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि ये कट पेस्ट बजट है, तो फिर आइडिया आपका तो बजट खराब कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, मोदी ने अगर बजट मजबूती का दिया है, कट पेस्ट बजट भी है, तो आपके आइडिया उसमें हैं, तो भैया आप नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? देश के साथ और लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज यही है सवाल पब्लिक का। और आज आपसे इजाजत लेती हूं, तमाम अपने पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।